मोहम्मद रिजवान को बिग बैश लीग का मैच खेलते हुए पिच से वापस बुला लिया जाता है कि आप स्लो खेल रहे हैं। विल सदरलैंड जो कि मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान हैं, वो 19वें ओवर में जब मोहम्मद रिजवान 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर पिच पर विराजमान थे तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि आप वापस आ जाइए, क्योंकि आपकी जो खेलने का तरीका है या जो आपका गेम प्ले है, ये जो आपकी अप्रोच है, वो हमारी टीम के लिए बेहतर नहीं है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई जितनी मर्जी बात कर ले कि रिजवान ने खुद ये फैसला लिया। अगर रिजवान ये खुद फैसला लेते तो फिर वो यूं करके जो इशारा किया ना विल सदरलैंड ने, वो नहीं होता। और क्या ये रिजवान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शर्मनाक मोमेंट है, क्योंकि रिजवान का स्ट्राइक रेट बिग बैश लीग में 104 का है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बिग बैश लीग में 108 का है। आप 2026 में बैठे, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, आप उन दिनों में बैठे हुए जब अभिषेक शर्मा पावर प्ले में गेम खत्म कर देते हैं, जब इवन सलमान अली आगा जो है वो फास्टेस्ट 45 रन बना देते हैं पाकिस्तान के लिए। और आप उन दिनों में बैठे हुए जब आप सोचते हैं कि T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट अटैकिंग क्रिकेट। लेकिन थोड़े स्टैट्स बताऊंगा बाबर आजम के और रिजवान के आपको बिग बैश लीग में, और एक्चुअल में बात करेंगे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी जो है वो एक एम्बैरेसिंग, एक शर्मनाक और एक लो मूवमेंट है। क्योंकि बहुत हाइप, बहुत डंके बजे थे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के बिग बैश लीग में जाने पर ऊंची दुकान फीका पकवान, वो उस कद काठी के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। तो रिजवान के स्टैट से आगाज करते हैं। रिजवान ने बिग बैश लीग में कितने मैचेस खेले मैं आपको बताता हूं। ये रिजवान ने बिग बैश लीग में जो मैचेस खेले वो 7 मैचेस खेले, 167 रन यानी 167 यानी 167 रन अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो बनाए। 22 की एवरेज है, कोई 50 कोई सेंचुरी उनके नाम के आगे नहीं है, सिर्फ 104 का स्ट्राइक रेट। और 151 गेंदें खेलने के बाद रिजवान ने पहला छक्का लगाया 7 मैचेस के बाद बिग बैश लीग में। और कई लोग बात कर रहे हैं कि आप उनको T20 टीम में वापस लेके आए। देखिए T20 टीम में अगर आप वापस लेके आते तो फिर आप उस्मान खान को ड्रॉप करने की बात करते हैं। उस्मान खान अभी इतने बुरे हैं, बुरे एज अ पर्सन तो नहीं है, ऑब्वियसली आई एम अ जर्नलिस्ट, आई शुड रिस्पेक्ट एवरी क्रिकेटर, लेकिन उस्मान खान की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी और इतनी पैथेटिक है कि रिजवान जो है वो उनसे बेहतर ऑप्शन लग रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के विकेट कीपर की डिबेट थोड़ी सी करूंगा एंड पे, लेकिन थोड़े उसके बाद रिजवान के आपको स्टैट्स बता देता हूं बतौर ओपनर T20 क्रिकेट में। जब वो ओपनिंग करते हैं तो फिर उनका कद थोड़ा बढ़ जाता है। 84 मैचेस में 3213 रन बनाए, जहां उनकी एवरेज 48 की है। लाजवाब क्रिकेट वहां पर खेली, 130 के आसपास स्ट्राइक रेट है, और जो 50s हैं वो 27 हैं, और 2 सेंचुरियां भी रिजवान ने स्कोर की हैं, और 298 चौके और 90 छक्के लगाए हैं मोहम्मद रिजवान ने। लेकिन जब वो ओपनिंग नहीं करते, नंबर 3 पर या नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो फिर रिजवान का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और यही एक वजह शायद मोहम्मद रिजवान का वो ग्राफ नीचे आने की, जहां पर उन्होंने 36 मैचेस में 670 रन बनाए हैं, सिर्फ एवरेज सिर्फ 25 की है, और 113 का स्ट्राइक रेट। आई मीन आप मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं या छठे नंबर पर खेल रहे हैं, फिनिश करने का सोच रहे हैं, तो 113 के स्ट्राइक रेट से ये स्ट्राइक रेट किसी भी एंगल से काबिल कबूल नहीं है। और 19 चौके, और उसके अलावा देखा जाए तो तकरीबन 9 छक्के लगाए हैं, कोई सेंचुरी उनके नाम के आगे नहीं है, 2 50s हैं, और 36% डॉट बॉल्स खेलते हैं मोहम्मद रिजवान। तो फिर आप सोचेंगे कि रिजवान का फ्यूचर क्या है। देखिए रिजवान इज अ फाइटर, आई लव दैट क्रिकेटर, आई लव दैट प्लेयर, क्योंकि डेडिकेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के लिए। इस साल भी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, क्लब क्रिकेट भी खेले, एक्टिव नजर आते हैं। बट समटाइम्स आप सोचते हैं कि शायद दुनिया बहुत आगे निकल गई है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, मुझे पर्सनली लगता है कि दोनों में से टीम में एक की जगह बनती है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में शायद आप कुछ दिन ऐसे हो जाएं कि जिस दिन ऊपर से 3 जल्दी विकेट गिर जाएं, फॉर एग्जांपल साइम अयूब, साजिदा फरहान, फखर जमान जल्दी आउट हो जाते हैं, तो आपको बाबर रिजवान जैसा एक खिलाड़ी चाहिए जो इनिंग कैरी करे। पर अब 2026 में 21वीं सदी में जब T20 क्रिकेट बहुत तेज हो चुकी है, तो शायद दोनों की जगह ना बन पाए। लेकिन श्रीलंका में आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उस्मान खान की कारकर्दगी रिजवान से भी बदतर है, तो फिर आप उस्मान खान को माफ कीजिएगा शामिल करेंगे। लेकिन वहां ट्विस्ट आता है, हाजा नाफे आते पहले मुकाबले में 15 गेंदों पर 26 रन, 1 चौका 1 छक्का, थोड़ी इंटेंट दिखाई, तो फिर क्या हाजा नाफे को आप वर्ल्ड कप में शामिल करेंगे? पर उनकी कीपिंग पे बहुत सवालिया निशान है। हाजा नाफे इज अ फाइन टैलेंट। मुझे पर्सनली लगता है कि एक तो पाकिस्तान में इशू ये है कि कोई भी खिलाड़ी आता है, 1-2 मैचेस में परफॉर्म करता है, वो सीधा टीम में आ जाता है। दैट शुडंट
शुडंट बी द केस। खिलाड़ियों को परफेक्ट जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टीम बनाते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है आपकी उसके बेस पर बनाएं। और हाजा नाफे परफॉर्म कर रहे हैं, मास सदाकत परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई और खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है, पहले उमर बिन यूसुफ होते थे, तो फिर ये खिलाड़ी जो है वो डोमेस्टिक सीजन कम से कम 2 या 3 कंप्लीट खेले, वहां परफॉर्म करें और फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम में आए। हाजा नाफे तो आउट ऑफ सडन टीम में आ जाते हैं। आप हाजा नाफे के अगेंस्ट नहीं हो, मुझे बहुत पसंद है खिलाड़ी, पर डोमेस्टिक क्रिकेट तो उतनी नहीं खेली। और हाजा नाफे अगर आपके प्लान में थे तो फिर आपने उनको पाकिस्तान शाहीन के साथ क्यों नहीं रखा? वहां पर तो आप गाजी गोरी को लेकर जाते हैं, हाजा नाफे टी10 लीग में हांगकांग सुपर 6 में परफॉर्म करते हो, आप उनको टीम में लेके आते। क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, कैसे टीम बनाई जाती है? पर इट्स एन एम्बैरेसिंग मूवमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, दोनों तरफों, दोनों एंगल से, यानी दोनों अतराफ से अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर देखा जाए कि जैसे आप रिजवान को वापस बुलाते हैं तो मतलब पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स हैं यार, कितनी कद काठी है इस मुल्क में उनकी। और आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में बाबर रिजवान जैसा कोई खिलाड़ी है नहीं, पर कारकर्दगी तो दोनों की बहुत खराब है। और दूसरी जानिब जब आप टीम बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं? कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते, ये भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि चैनल आपका ये, आपकी जो राय है उसको देखकर अगली वीडियो में मिलते हैं।